हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको ड्राइंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी कराई जाती है। तो आज का जो हमारा मेन पॉइंट रहेगा वो रहेगा चित्रकला के तत्व। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्ज़ाम में आपके चाहे DSSB हो, KVS, NVS या UPTGT हो या PGT हो, तो सभी में इनसे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे वो थ्योरेटिकल बेस पे करेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो आपके लिए MCQ बेस पर रहेगा। तो आज जो थ्योरेटिकल बेस पे है इनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपके इनमें से आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मानव के जो भावों की अभिव्यक्ति होती है उसे ही कला कहते हैं, किंतु यह हमारी दैनिक अभिव्यक्ति से अलग है। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन यहीं से निकल के आ सकता है कि कला क्या है। तो कला क्या है? मानव की अभिव्यक्ति है। ठीक है, मानव के जितने भी भाव होते हैं वो उनको चित्रण के माध्यम से जो दर्शाता है वही एक क्या हो जाता है? कला। ठीक है, दैनिक जीवन में हमें अपने भावों का सहज रूप से शारीरिक चेष्टाओं अथवा वाणी के द्वारा व्यक्त करते हैं, वह जीवन के साधारण अभिव्यक्ति है। कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए व्यंजना के माध्यम से, जैसे भाषा है, ठीक है, भाषा के माध्यम से भी दर्शाया जाता है और शारीरिक चेष्टा, रंग, आकार आदि से कलात्मक प्रयोग का करके हम एक कला का निर्माण करते हैं। ठीक है, और कला का मूल उद्देश्य एक ऐसे समानांतर संसार का सृजन करना होता है जो उसमें मतलब कला निर्धारित हो उसके ऊपर। ठीक है, जिसमें सचेतन मनुष्य अहम भाव से मुक्त हो। ठीक है, और अपने को अनंत रूपों में देख सके, यानी कि यहाँ पे जैसा कि भाव अपने मन में लाता है चित्रकार और उसका जो अंकन करता है उसे ही कला कहते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है कि कलांति ददादिति कला। इसका मतलब ये है, यहाँ पे अर्थात पूछा जा सकता है कि इसका अर्थ होता क्या है। तो इसका अर्थ होता है कि सौंदर्य की अभिव्यक्ति द्वारा सुख प्रदान करने वाली वस्तु का नाम ही कला है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कलांति ददातिथि कला। तो ये एक श्लोक है। ठीक है, इसका मीनिंग भी पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स में कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है कि सुख प्रदान करने वाली वस्तु को ही हम कला कहते हैं। चाहे कला किसी भी तरीके की हो, ज़रूरी नहीं कि चित्रांकन से ही कला होती है। कला अपने जिस भी काम को आप करते हैं वो एक आपकी कला ही होती है। ठीक है, प्राचीन काल में शिल्प में कुशलता ही कला मानी जाती थी। ठीक है, और कला के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग भी किया जाता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि पहले जो कला है तो प्राचीन काल में क्या कहा जाता था कला को? तो कला को के लिए शिल्प शब्द जो होता है उसको प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, कला शब्द जो है क्या इसका यथार्थवादी प्रयोग भी हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर से कि कला का यथार्थवादी प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर हुआ है। तो प्रथम शताब्दी में आचार्य जो भरत मुनि रहे हैं उन्होंने अपने जो रचना है, इनकी एक ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। ठीक है, उसमें इन्होंने शिल्प और कला दोनों ही का ही प्रयोग किया हुआ है, लेकिन अलग अलग तरीके से। ठीक है, अलग अलग प्रयोग किए हुए हैं, जिसमें पहला इनका जो श्लोक है इसका नाम है न तच् ज्ञानम न तच् शिल्पम न सा विद्या और न सा कला। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अब ये जो श्लोक है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है ऐसा कोई अर्थ नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसमें कोई शिल्प नहीं। ठीक है, और ऐसी कोई विधा नहीं जिसमें कोई कला नहीं होती है। तो ये इसका मीनिंग है। ठीक है, और प्राचीन ग्रंथ जो है भारतीय ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो कि मार्कंडेय मुनि के द्वारा लिखी गई है, उसके में जो चित्रसूत है उसके अनुसार यहाँ पे भी कला का जिक्र हुआ है, जिसका श्लोक है कलानाम प्रवरम चित्रम धर्म कर्मार्थ मोक्षम। ठीक है, और मांगल्य प्रथम होत और ग्रह यत प्रतिष्ठम। ठीक है, ये एक श्लोक है, इसका भी अर्थ है, उसको भी देख लीजिए, जिसमें बताया जा रहा है कि कला में मानव जीवन के चारों पुरुषार्थ हो। अब 4 पुरुषार्थ भी पूछे जाते हैं कभी कभी कि 4 पुरुषार्थ अभिनव गुप्त ने विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कौन से बताए गए हैं। तो कौन कौन से पुरुषार्थ? कर्म है, धर्म है, ठीक है, कर्म का मतलब काम, ठीक है, धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, ये चारों जो हैं ये 4 पुरुषार्थ होते हैं जिनकी प्राप्ति होती है। ठीक है, मनुष्य के जीवन में, मानव के जीवन में। यूरोप में कलाओं के लिए शिल्प शब्द जो है इसके समान ही एक शब्द था जिसका नाम है टेक्निक, तो उसका भी प्रयोग किया गया है। तो अभी ये पूछा भी जा सकता है आपके एग्जाम्स में कि जो ये टेक्निक शब्द है वो क्या है।
तो टेकने जो शब्द है कला के लिए ये यूरोप में प्रयोग हुआ शब्द है। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है उल्टा कि यूरोप में कलाएं जो हैं उनके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो है टेक्निक। ठीक है, इसको टेक्सबेन भी कहते हैं कहीं कहीं पर। और 13वीं शताब्दी में अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी शब्द आर्ट, ठीक है, इसका भी प्राचीन यूरोप ये जो लैटिन भाषा में प्रयोग हुआ था इसका नाम था आर्ट्स। तो जो 13वीं शताब्दी में आर्ट जो शब्द है वो अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, और जो कि लैटिन भाषा के शब्द आर्ट्स से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है बनाना या फिर पैदा करना। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। और फिर उसके बाद महर्षि पाणिनि जो है जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की हुई है, तो इन्होंने कला को 2 रूपों में बांटा हुआ है, चारु और कारू। ठीक है, तो अब इसमें और भी देख लीजिए कि जो कारू कलाएं होती हैं या फिर उपयोगी, कारू को ही उपयोगी कला भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि चारू उपयोगी मतलब जो काम में आती हैं, तो का से कारू, का से काम, तो ऐसे याद आप रख सकते हैं। जैसे काष्ठ कला है, सिलाई कला, पाक कला, बुनाई कला आदि, इनमें हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। चारू जो होती हैं कलाएँ, ये ललित कलाओं के दायरे में आती हैं जिसमें 5 कलाएँ होती हैं। तो हीगल के अनुसार आपको पता ही होगा कि 5 कलाएँ हैं। ठीक है, तो उनमें से सबसे उच्च स्थान जो था वो काव्य कला को मिला हुआ है और सबसे निम्न स्थान स्थापत्य कला को। 5 ललित कलाएँ होती हैं, तो कौन कौन सी? चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत कला और काव्य कला। ठीक है, ये 5 कलाएँ हैं जो हीगल के द्वारा मानी गई थी। बट यहाँ पे अभी हमने जो बात की है वो अष्टाध्यायी के द्वारा बात की गई थी। ललित, चारू और कारू कला, ये भी इन्होंने भी विभाजित किया हुआ है। ठीक है, पाणिनि ने। और इनमें से 3 जो प्रमुख कलाएँ हैं, ठीक है, कि इनमें प्रथम जो 3 रूपरत कलाएँ अंतर्गत आती हैं, क्योंकि यह दृश्य कला है। दृश्य कला का मतलब जो देखने में होती हैं, जैसे कि आप चित्रकला को देख सकते हैं, मूर्तिकला को देख सकते हैं और स्थापत्य कला को। बट संगीत और जो काव्य होते हैं इनको देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, इसको केवल आप सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं कलाएँ, ये आपकी दृश्य कलाएँ हैं। यहाँ पे यही बताया जा रहा है। आप अभी वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये जो हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं तो वो सभी के सभी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हर यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा एमसीक्यूज़ पे रहेगा। आप इसकी चिंता मत करिएगा कि थ्योरिकल पे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे से जो क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं उनको ध्यान से देखिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम कोई एमसीक्यूज़ ही कराएंगे। ठीक है, तो रूपरत कला जो होती हैं इनका जो शाब्दिक अर्थ है, इसका अर्थ होता है रूप प्रदान करने वाला, अर्थात ऐसी कलाएं जिनमें किसी पदार्थ को इस प्रकार रूप दिया जाए जिसमें पदार्थ अपना अस्तित्व खो करके अन्य रूप में ही समाहित हो जाए। ठीक है, जो अपना उसका अस्तित्व है खो करके अपना दूसरा ही रूप अपना ले। ठीक है, चित्रकला में रंग विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, रूप ग्रहण करते हैं। और मूर्तिकला में मिट्टी, प्लास्टर और लकड़ी आदि का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चित्रकला में हम रंगों का प्रयोग करते हैं और मूर्तिकला में मिट्टी, प्लास्टर, लकड़ी आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और चित्रकला के में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है उसका धरातल। अब यहाँ पे जैसे कि चित्रकला किसी भी समतल धरातल पर रेखाओं और रंगों के द्वारा लंबाई, चौड़ाई, गोलाई और ऊंचाई को अंकित करके एक किसी भी आकृति का सृजन करता है, उसे ही हम चित्रकला कहते हैं। अब आप चित्रकला तो पढ़ते ही हैं, बट उसकी अगर डिफिनीसन पूछ ली जाए कि चित्रकला है क्या आखिर, तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रखिएगा कि चित्रकला जो है किसी भी धरातल पर रंगों या रेखाओं, चाहे उसकी लंबाई, चौड़ाई जो भी आप उसके ऊपर निर्धारित करते हैं उसको, फिर उसके बाद जो आकृति का सृजन करते हैं उसे ही हम चित्रकला कहते हैं। ठीक है, चित्र एक संयोजन है। किसी भी जो कलाकृति होती है उसमें बनी हुई वास्तव में जो वस्तु होती है वो नहीं होती, बल्कि रेखा और रंग, इनके द्वारा हम एक समूह बनाते हैं जिसमें हम बता देते हैं कि ये इसका चित्र है। ठीक है, किसी भी चित्र को देखने पर हमें मात्र वह विषय को ही आकर्षित नहीं करता, बल्कि चित्र में किस प्रकार का रेखांकन हुआ है। ठीक है, किस तरीके के रंग लगाए गए हैं और किस विषय पर उसमें चित्रांकन किया गया है, ये भी ये बताता है। ठीक है, कलाकृति की जो रचना होती है उसमें माध्यम, चित्रण जो तत्व होते हैं दोनों का ही प्रयोग होता है। जैसे कैनवास है, कागज़ है, कपड़ा है, चाहे आप जिसमें भी कार्य करते हैं
और उसमें जो माध्यम होता है, तेल रंग आप जल रंग कौन सा आप प्रयोग कर रहे हैं, वो उसका माध्यम हो जाता है। किंतु रेखा, आकार, हल्का रंग, हल्का लाल रंग, गहरा पीला रंग, तो ये सब की हम उसमें बात करते हैं कि कौन सा रंग लगाया गया है। तो ये होते हैं चित्रकला के तत्व। तो मेन पॉइंट अब आपको पता चल गया यहाँ पर कि कला के तत्व होते क्या हैं। ठीक है, तत्व तो आपको पता है कि टोटल 6 होते हैं। तो 6 तत्व कौन कौन से? रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतरा। लेकिन ये आए कहाँ से हैं? तो अब आपने इतने व्याख्या से आपको पता चल गया होगा। ठीक है, और सभी के सभी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कला के तत्व बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाले। तो सबसे पहला जो हमारा तत्व है वो है रेखा। तो अब रेखा के बारे में देख लेते हैं। तो अबाध गति से बिंदुओं की अंकित करने से क्या एक बनती है? रेखा। ठीक है, क्योंकि ये पूछा भी जा सकता है कि रेखा क्या है। ये तो आप जानते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। बट अब सिंपली नहीं पूछता है, बल्कि अब आपसे डिफिनीसन जो है अलग अलग तरीके से पूछ लेता है कि रेखा आखिर क्या है। तो उसमें ऑप्शन आपके तरीके के दिए होते हैं अलग अलग। जैसे यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि अबाध गति से बिंदुओं को अंकित करने पर जो बनती है उसे ही हम रेखा कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ज्यामिति के अनुसार रेखा 2 बिंदुओं के बीच की सूक्ष्म दूरी को कहते हैं। ठीक है, यदि और जो गति होती है, गति की दिशा में निर्देशित करती है। जैसे हम एक लाइन बना देते हैं तो ये बताता है हमको कि ये जो दिशा है वो किस ओर जा रही है। ऐसे हमने बता दिया। तो ये लाइन जो है आपको दिखा रही है कि ये किस ओर जा रही है। लेकिन जो किंतु मतलब बताया जा रहा है कि कलात्मक रेखा जो होती है वो इससे भिन्न होती है। ठीक है, क्योंकि आप जब कला मतलब ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम रेखाएं तो खींचते हैं, बट वो किसका आकार ले रही हैं, किस तरीके से यूज हो रहा है, वो उसमें नहीं पता चलता है। ठीक है, तो किसी भी यंत्र की सहायता से खींची न होने पर मुक्त हस्त स्वतंत्रता पूर्वक खींची गई भी एक रेखा हो सकती है। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, मैं ये सब कर रही हूँ, जैसे मैंने लाइन ड्रॉ की, नीचे अंडरलाइन की, तो वो भी तो एक लाइन ही है। तो लाइन अलग अलग तरीके की भी हो सकती हैं। ठीक है, और इस रेखा में व्यक्तिकता और विविधता भी होती है। ठीक है, ये दुर्लभ, प्रभावपूर्ण, कंपित, सधी हुई और मोटी, बारीक, कोमल किनारों वाली, कटी फटी सभी तरीके की हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, यह रूप की अभिव्यक्ति एवं प्रभाव को भी अंकित करती है। अब रेखा के प्रभाव भी होते हैं। तो प्रभाव कौन कौन भी, जैसे कोई भी रेखा मैंने ऐसे ऐसे कर दी तो इसका मतलब आपको दिख रहा है कि ये जैसे लहरों की तरह चल रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी रेखाएं होती हैं। कुछ रेखाएं होती हैं जो सीधी होती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, कुछ होती हैं खड़ी हुई, कुछ पड़ी हुई होती हैं जिनको, और कुछ आपकी रेखाएं तिरछी भी होती हैं। तो उनको भी देख लीजिए कि उनका प्रभाव क्या है आखिर। ठीक है, तो रेखाओं में उनकी अंकन जो विधि होती है और दिशाएं जो होती हैं उन पर आधारित होता है। ठीक है, कि उसमें कैसा प्रभाव दिखा रहा है वो, और इनका उद्देश्य चित्र में भावों को अभिव्यक्त करना होता है। जैसे हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं आपको कि कोई भी मनुष्य खड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या दर्शाएंगे? सीधी रेखा, ऐसे खड़ी हुई रेखा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो मनुष्य है वो क्या है? खड़ा हुआ है। ठीक है, तो यही रेखा का प्रभाव होता है दर्शाने का। ठीक है, सरल रेखाओं में निश्चय और कठोरता का भाव भी प्रदर्शित होता है। अत्यधिक मुड़ी हुई रेखाओं में शक्ति होती है, क्रियाशीलता नजर आती है। अधिक टेढ़ी मेढ़ी जो रेखाएं होती हैं उनमें आघात पहुंचाती है। ठीक है, नीचे की ओर गिरी हुई जो रेखा होती है, वर्तुला रेखाएं होती हैं, शांति, स्थिरता और निष्क्रियता, निराशा आदि को व्यक्त करती हैं। यह रेखाओं के सामान्य गुण हैं। अब विभिन्न तरीके के और भी प्रभाव होते हैं, उनको देख लीजिए। तो सबसे पहला जो नंबर आ जाता है वो है सीधी लंबवत रेखा। तो सीधी लंबवत रेखा खड़े होने की दशा को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें व्याख्या है कि ये रेखा खड़े होने का भाव देती है। इसमें इसके अतिरिक्त जो होता है दृढ़ता, गौरव, उच्चता, संतुलन, आकांक्षा, शक्ति और स्थायित्व, ये भाव प्रकट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्योंकि पूछा भी जाता है कि जो सीधी लंबवत रेखा होती है वो कौन कौन से भाव को प्रकट करती है। तो ये दृढ़ता, गौरव, उच्चता, संतुलन, आकांक्षा, शक्ति और स्थायित्व इनको दर्शाती हैं। ठीक है, और जो सीधी पड़ी हुई रेखाएं होती हैं वो क्या दर्शाती हैं? वो दर्शाती आपकी जो रेखाएं होती है सीधी पड़ी हुई है, जैसे ये रेखा है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रही है आपको? स्थिरता दिखा रही है, विस्तार दिखा रही है कि यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, निष्क्रियता है, निष्क्रियता का मतलब है कि कुछ नहीं कर रही है, इसका मतलब पड़ी हुई है। ठीक है, पड़ी हुई का मतलब कुछ नहीं कर रही है, निष्क्रिय है,
ठीक है, कोई काम नहीं कर रही, निश्चलता होती है, ठीक है, और संतुलन का भाव प्रकट करती है कि हाँ ये संतुलन में अपने रखी हुई है, ठीक। तो सीधी पड़ी हुई रेखा के बारे में आपने देख लिया। अब कर्णवत रेखा के बारे में देख लीजिए, ठीक है। तो नृत्य और नाटक के दौरान दौड़ते चलते समय बनने वाली जो मुद्राएं होती हैं उन्हें ही कर्णवत रेखाएं कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई डांस किसी भी तरीके का करता है तो वो क्या हो जाती है, कर्णवत। और ये जो रेखाएं होती हैं वो उत्तेजना, बेचैनी, व्याकुलता के भाव को दर्शाती हैं। अब यहाँ पे पूछा भी जा सकता है आपका कि जो कर्णवत रेखाएं हैं वो क्या दर्शा रही हैं, तो उत्तेजना, बेचैनी और व्याकुलता, ये सबसे सिंपल है आपके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है 4 नंबर की कोणात्मक रेखाएं। अब कोणात्मक भी रेखाएं होती हैं, जैसे ये मैंने बना दिया, ये आपको जैसे लग रहा होगा कि न्यून कोण बना हुआ है, बट ये रेखाएं मैंने खींची हैं तो ये दिखा क्या रही हैं, क्या भाव प्रकट करती हैं, तो संघर्ष दिखाती हैं, तीव्रता दिखाती हैं, असुरक्षितता और व्याकुलता, तो ये इनको प्रदर्शित करती हैं। अब एक पुंजीय रेखाएं क्या होती हैं वो भी देख लीजिए। ये प्रकाश को दर्शाती, जैसे मैंने यहाँ पर से पॉइंट रखा और ये इस तरीके से रेखाएं बना दी, तो ये क्या है, एक पुंजीय रेखा है, ठीक है। जो कि जैसे आपने सन देखा होगा, सन, ठीक है, सन में ऐसे ऐसे करके हम बनाते हैं, तो ये क्या करती है, लाइट को प्रकाश फैलाती है। तो इसका मतलब क्या है कि एक पुंजीय जो रेखा है वो प्रकाश को दिखाती है, शक्ति, स्वच्छंदता, शोभा, स्वदेश प्रेम, प्रसार का भाव व्यक्त करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी चक्राकार रेखा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चक्राकार इस तरीके की रेखाएं होती हैं जो कि स्पाइरल टाइप की होती हैं, ठीक है। यह आपका यूपीटीजीटी में क्वेश्चन 2021 में पूछा भी जा चुका है कि चक्राकार जो रेखाएं हैं वो क्या दर्शाती हैं, तो वो एक गति को दर्शाती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा जिससे आपका एक भी पॉइंट छूट ना पाए, ठीक है। तो चक्राकार रेखाएं जो होती हैं लयपूर्ण गति को दर्शाती हैं, उत्तेजना, भय आदि को प्रदर्शित करती हैं। और जो प्रवाही रेखाएं होती, प्रवाही का मतलब ऐसे लहरदार रेखाएं जो होती हैं वो क्या दर्शाती हैं, क्रमिक परिवर्तन दर्शाती हैं। यहाँ से गई यहाँ तक आई, इसका मतलब ये क्रम का परिवर्तन ही तो हो रहा है। गति दिखाती हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे जा रही हैं। प्रवाह होता है इनमें, लावण्य होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके डिजाइन अगर आप बनाते हैं तो वो एक सुंदरता भी दिखाता है, उसे ही कहते हैं लावण्य, ठीक है। माधुर्य के भाव को अभिव्यक्त करती हैं, ठीक है। ये तो थे प्रभाव, जो कि 7 प्रभाव है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रेखाएं जो है वो होती कितने प्रकार की हैं, तो रेखाएं जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, सरल और वक्र। और पूछा जाए कि उसके प्रभाव कितने होते हैं, तो प्रभाव हो जाएंगे 7, ठीक है। और अगर रेखा जो है, रेखांकन के प्रभाव अगर बात कर ले तो रेखांकन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 8 प्रकार के, ठीक है। तीनों ही याद रखिएगा। अब रेखांकन के प्रकार देख लीजिए, जिसमें सबसे पहले तो आता है स्वतंत्र रेखांकन, ठीक है। तो स्वतंत्र रेखांकन में क्या होता है, जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं उसका प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, ठीक है। जब भी आप कोई भी चीज़ देखेंगे तो पड़ेगा तो है ही, ठीक है। इसमें मस्तिष्क पर पड़ने वाला जो प्रभाव है उसको हम रेखांकित करते हैं, करना होता है, ठीक है। वस्तु का मस्तिष्क पर पड़ने वाला जो प्रभाव है हर कलाकार पर भिन्न भिन्न तरीके का पड़ता है। जैसे आप कोई भी चित्र देख रहे हैं तो आपके मन में अलग तरीके का भाव आएगा, हम अगर देखेंगे तो अलग तरीके का प्रभाव होता है। अब देख लीजिए जो कि अगला है हमारा, वो है स्मृति रेखांकन, ठीक है। तो स्मृति रेखांकन क्या होता है, इसमें पूर्व देखी हुई जो आकृति होती है उसको ही बनाना बिना देखे, वो भी, ठीक है, वो होता है स्मृति रेखांकन, ठीक है। जो कि यथावत चित्रित करना, यानी कि जैसा आपने देखा होगा पहले पूर्व टाइम में, मतलब कि पहले, तो वही चीज़ फिर आप याद करके बनाते हैं तो वही स्मृति रेखांकन हो जाता है। फिर आता है प्रतिरूपात्मक रेखांकन। तो ये क्या होता है, इसमें जैसी वस्तु दिखती है वैसा ही बनाने का हम प्रयत्न करते हैं, ठीक है। रेखा की सहायता से हम छाया, प्रकाश, क्षय वृद्धि का भी प्रयोग इसमें दिखाते हैं। फिर है यांत्रिक रेखांकन। ये क्या होता है कि इसमें हम यंत्रों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसमें आप नाप तौल के भी बना सकते हैं। इसके अंतर्गत जो होता है नक्शे जो होते हैं तो वो इसके अंतर्गत आते हैं और ये कलात्मक प्रभाव को नहीं देता है, ठीक है, नहीं प्रभाव दिखाता है बल्कि ये यंत्रों के द्वारा ही बनाता है। फिर आता है सीमांत रेखांकन, जिसमें छाया प्रकाश द्वारा सीमा का रेखा का जो ज्ञान होता है वो किया जाता है, ठीक है। और ये आकार बोधक रेखाएं होती हैं, इनको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि रेखांकन का कौन सा प्रकार है जो
जो बोधक कराता है आकार का, तो वो हो जाता है सीमांत रेखांकन। ठीक है, फिर है सांकेतिक रेखांकन। ये क्या होता है कि चित्र भूमि पर अंतराल एवं वस्तु के आयतन को जानने के लिए अंकन का सहारा लिया जाता है। इसका मतलब कि संकेत करने के लिए कि संकेत किस तरीके से दिखाना है उसको दर्शाता है। ये यहाँ पे कुछ रेखाएं बनी हुई है, जैसे यहाँ पे पहला ही दिया हुआ है रेखा, जो ऐसे ऐसे करके सबसे पहले तो सीधी रेखा दिखाई गई, फिर लहरदार दिखाई गई है, चक्राकार दिखाई गई है। ठीक है, और इस दूसरे दृश्य में यहाँ पर लैंडस्केप दिखाया गया है, इसमें आपको आग की दिखाई जा रही है। फिर इसमें बैठा हुआ बच्चा भी दिखाया जा रहा है, जो कि क्षैतिज सीधा इस लंबवत रेखा में और सीधी पड़ी हुई रेखा के बीच में दर्शाया गया है। और ये एक बिल्डिंग दिखाई गई है, जो कि सीधी लंबवत खड़ी हुई रेखा है। ये पड़ी हुई रेखा है जो कि दिखाई जा रही है यहाँ पर। ये तिरछी रेखा है। ठीक है, जैसे नृत्य की मुद्रा अभी हमने डिस्कस किया ही हुआ था। ठीक है, और ये है रेखा जो प्रसारित रेखाएं होती हैं, जो कि कर्णवत रेखा। ठीक है, और अगली जो है चक्राकार रेखाएं हैं इसमें, जो कि गति को दर्शाती हैं रेखाएं। ठीक है, सभी तरीके की हैं। अब रूप के बारे में हम देख लेते हैं। पहला तत्व जो था हमारा रेखा, तो उसके बारे में सभी कुछ देख लिया हमने। अब हमारा है सेकंड पॉइंट तत्व है, वो है रूप। ठीक है, तो रूप का निर्माण कैसे होता है, रूप होता क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो रूप के बिना दृश्य कलाओं का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप बनाते हैं अगर उसका रूप ही नहीं देख पाएंगे तो क्या मतलब कि चित्रांकन में पता ही नहीं चलेगा आपको कि क्या है बना। ठीक है, तो रूप का निर्माण विषय के अनुसार होता है, आकृति मूलक यथार्थ और फिर अमूर्त भी हो सकता है इसमें, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि कलाकार जो हैं आपके अत्यधिक अमूर्त कला का ही प्रयोग करते हैं, जिसमें केवल वो भाव दर्शाते हैं और जो चित्रकार है वही उसके भाव को देख सकता है और बता सकता है। ठीक है, यह सब चित्रकार की शैली और अभिव्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कौन से तरीके से बना रहा है। ठीक है, फिर रूप की परिभाषा अगर पूछी जाए, किसी भी वस्तु या पुंज की आकृति ही रूप कहलाती है, जो अंतराल के किसी भी भाग के चारों ओर घेरती है। जैसे मैंने ये सर्कल बना दिया, तो ये क्या है, एक रूप है। ठीक है, इसने अपना रूप ले लिया हुआ है, मैंने इस तरीके से बना दिया, तो आपको ये पता चल गया कि ये क्या बना है, ट्रायंगल। ठीक है, तो और इसमें अपना निश्चित आकार होता है इसका और अपना वर्ण होता है। कला में आकृति को किसी निश्चित उद्देश्य से सृजित या विकसित करना ही रूप कहलाता है। ठीक है, और रूप जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है नियमित, जिसको सम्मित भी कहते हैं, और दूसरा होता है अनियमित, जिसको हम असम्मित भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नियमित जो रूप होता है, इसमें यदि किसी रूप के मध्य में रेखा खींची जाए तो दो भागों में बांट लें, हम विभक्त किया जाए, तो दोनों ही जो भाग होंगे एक दूसरे के विलोम में दिखाई देंगे, उन्हें ही हम नियमित कहते हैं। और जो दोनों भाग में हमें बराबर के नहीं दिखाई देते उनको अनियमित कहते हैं। अब जैसे मैंने ये सर्कल बना दिया, अब इसको मैंने डिवाइड कर दिया, लाइन बीच में खींच दी, तो इससे क्या हुआ कि आपके जो दोनों ही पार्ट हैं वो दोनों के दोनों सेम दिखाई देंगे, क्योंकि ये इतना पार्ट यहाँ से भी गया हुआ है और आधा इधर से भी, तो ये होता है सम्मित रूप। और एक उदाहरण आप ये भी ले सकते हैं, जैसे कि ये ग्लास बना करके इसको हम डिवाइड बीच से लाइन कर देते हैं, तो आपको बिल्कुल सेम मैजिक दिख रहा है कि आधा पार्ट उनका दूसरा है जो है वो विलोम ही है उसका। ठीक है, और अनियमित में क्या होता है कि जैसा एक तरफ का पार्ट होता है वैसा नहीं दिखता है। जैसे कि आप कैथली बना ले रहे हैं। ठीक है, अब इसको हमने डिवाइड कर दिया था, तो ये इसका पार्ट अलग है और इसका अलग है। ठीक है, तो ये होते हैं अनियमित रूप, जो कि असम्मित रूप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें आपके शंख हो जाता है, त्रिभुज है, ये सब क्या है, विषम है। ठीक है, विषम चित्र है, यानी कि एक दूसरे के पूरक नहीं। फिर रूप के प्रभाव अपन देख लेते हैं, क्योंकि जो रूप हम निर्माण करते हैं उसका भी कोई ना कोई प्रभाव होता है। ठीक है, तो जैसे आयताकार होता है तो उसका जो प्रभाव होगा वो होता है शक्ति और एकता। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप ज़रूर ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, और त्रिभुजाकार जो होता है उसमें शाश्वतता, सुरक्षा और विकास इनका प्रभाव डालता है। विलोम त्रिभुजाकार जो होता है उसमें लिप्तता और अशांति का प्रभाव होता है। अंडाकार में लावण्य और सौंदर्य, नित्यता और सृजनात्मकता ये सब दर्शाता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लावण्य सौंदर्य जो है ये आपके अंडाकार के अंतर्गत आता है। वृत्ताकार जो होता है वो समानता, विशालता, पूर्णता, आकर्षण और गति को
दर्शाता है। ये इम्पॉर्टेंट आपके हैं, ठीक है, जो कि हैं रूप के प्रभाव। अब यहाँ पे खुद ही आप देख लीजिए सम्मित और असम्मित क्या है। तो सम्मित जो है देखिए आप सेम बिल्कुल पार्ट इधर जितना लग रहा है वैसा ही इधर भी लग रहा है, और इसमें क्या है कि इधर तरफ ये पार्ट ज़्यादा लग रहा है और इधर पार्ट थोड़ा सा आधा तिरछा लग रहा है, ये असम्मित है, ठीक है। नेक्स्ट अब ये कुछ कलर पार्ट हैं। अब हमारा जो पार्ट आएगा नेक्स्ट वो कलर का ही आएगा, ठीक है, जिसको हम वर्ण भी कहते हैं। तो तीसरा तत्व क्या है, वर्ण, ठीक है। तो वर्ण या रंग किसी भी कलाकृति का सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है रंग, ठीक है। रंगों के प्रयोग से कलाकृति में आकर्षण आ जाता है। जैसे कोई भी आप पिक्चर बनाते हैं उसमें अगर आप कलर भर देते हैं तो वो ज़्यादा सुंदर लगने लगता है, ठीक है। वर्णबोध हमारे दृश्यात्मक अनुभव का महत्वपूर्ण पक्ष है। प्रकाश पर जो वर्ण होते हैं अनुभव का माध्यम है और वस्तु का प्रतिबिंबित होकर के अक्ष पटल पर पहुंचता है। प्रकाश परिवर्तन के साथ ही साथ में वस्तु के वर्ण में भी परिवर्तन ला देता है। जिस तरीके से आप कोई भी पिक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आप कलर भर देते हैं तो वो थोड़ा सा तो परिवर्तन आ ही जाता है। उसमें पीले प्रकाश में वस्तुओं पर जो पीले रंग का प्रभाव आ जाता है उसमें। और रंगहीन वस्तुएं जो होती हैं यथा साबुन के बुलबुले हैं, पानी में तैरता तेल होता है और पारदर्शक कांच के गिलास जो होते हैं, ठीक है, तो इन पर भी प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। और फिर रंगों का जो अपना ही एक प्रभाव होता है जो मानव की मानसिक भावनाओं को प्रभावित करने की शक्ति रखता है। तो वर्ण की अगर परिभाषा पूछी जाए तो वर्ण क्या होता है, तो वर्ण एक प्रकाश का गुण है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसका अस्तित्व नहीं होता है बल्कि अक्ष पटल पर जो प्रभाव पड़ता है वो अपने मस्तिष्क पर हमारे डालता है, उसे ही हम कहते हैं वर्ण, ठीक है। जो अक्ष पटल है उसके द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला ही प्रभाव रंग कहलाता है। और वर्ण जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। तो वो कौन कौन से तीन गुण हैं इसके, यहाँ पे वर्ण के गुण की बात कर रहा है, ठीक है। तो गुण ध्यान रखिएगा कि तीन गुण हैं इनके, रंगत, मान और सघनता। ये तीनों के तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। फिर रंगत के बारे में हम देख लेते हैं कि रंगत क्या है। तो रंगत जो है एक स्वभाव रंगत है, ठीक है। वर्ण का स्वभाव जो है वही रंगत होता है, जैसे पीला, लालपन, नीलापन, ठीक है, जिसकी सहायता से नीले, पीले और लाल में हम अंतर कर सकते हैं। जैसे मैं ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये रेड कलर की है, ठीक है, तो आप ये जान सकते हैं कि मैंने ये रेड कलर का किया है। अगर येलो कलर करूँगी तो उसमें आपको पीलापन दिखाई देगा, ठीक है। अगला है मान। तो मान क्या होता है, मान जो होता है वो हल्केपन और गहरेपन का द्योतक होता है, ठीक है। हल्के मान के जो रंग का हल्कापन और गीलापन, गहरापन, तो वही आपका मान कहलाएगा। किसी भी रंग में सफ़ेद रंग जब हम मिला देते हैं तो उसका जो मान है वो बढ़ जाता है, और काला मिला देंगे तो उसका मान जो है वो घट जाता है। बहुत बार पूछा भी जा चुका है आपका पहले क्वेश्चन कि कौन सा रंग मिलाने से मान घट जाता है रंगों में, तो वो हो जाता है काला। घटने की बात करेगा तो काला हुआ, ठीक है, और बढ़ने की बात करेगा तो सफ़ेद, ठीक है। इस प्रकार सफ़ेद और काले की मात्रा द्वारा विभिन्न मान जो होते हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे थोड़ा मिलाने पे अलग प्रभाव लाएगा और ज़्यादा मिलाने पे ज़्यादा, ठीक है। और चित्र में प्रकाश और अंधकार का उचित अनुपात भी रखा जाता है, ठीक है, विभिन्न रंगतों के मान से ही प्राप्त किया जाता है। अब तीसरा पॉइंट हमारा है जो है सघनता। तो सघनता क्या होती है, वर्ण की शुद्धता, इसे ही हम सघनता कहते हैं। रंग की शुद्धता से उत्पन्न होता है ये, ठीक है। तो जो वर्ण जितना शुद्ध होगा उसकी उतनी ही सघनता जो होती है वो भी ज़्यादा होती है, ठीक है। कोई भी पूछे कि सघनता जो है कि अगर मान लीजिए पूछा जाए कि वर्ण जितना शुद्ध है तो उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ेगी या कम होगी, क्या होगी, तो उसके लिए आप हो जाएगा मान, उसका जो सघनता है वो बढ़ेगी, ठीक है, अधिक हो जाएगी। मिश्रित वर्णों में सघनता कम होती है क्योंकि आपको जब कलर में मिक्स कर देंगे तो वो शुद्ध नहीं रह जाएगा, ठीक है, तो उसकी जो सघनता है वो कम हो जाएगी। किसी भी रंग में उदासीन धूमिल रंग जो होते हैं, धूमिल रंग, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा, ये वर्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलाने में सघनता कम होगी, ठीक है, क्योंकि काला रंग आपने तभी देखा ही, मिला देंगे तो उसकी सघनता कम हो जाती है, ठीक है। उसका मान ही जब कम हो जाएगा तो सघनता भी उसकी हो ही जानी है, ठीक है। तो इस प्रकार तीव्र, हल्का, लाल और सघनता जो है, ठीक, वह रंगत का सूचक है। अब
अगला है हमारा कि वर्ण के भेद। वर्ण के भेद कितने होते हैं? तो तीन होते हैं, जिसमें आपके सबसे पहले तो आ जाता है मुख्य रंग। तो मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? जिनको हम प्राथमिक रंग भी कहते हैं, ठीक है। जो अन्य रंग हैं, मुख्य जो रंग होते हैं, इनमें किसी का भी मिश्रण नहीं होता है। किसी के भी बिना मिश्रण से जो प्राप्त रंग होते हैं उन्हें ही हम मुख्य रंग कहते हैं। जैसे लाल, पीला, नीला, ये क्या है? पूर्ण शुद्ध रंग है, क्योंकि हम इसमें किसी का भी मिश्रण नहीं करते हैं, ठीक है। ये पदार्थ की मुख्य रंगतें होती हैं। कोई कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रकाश की प्रमुख रंगतें कौन कौन सी हैं, पदार्थ की। तो पदार्थ की जो प्रमुख रंगतें हैं वो हो जाएंगी आपकी लाल, पीला और नीला। ये पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं, ठीक है। प्रकाश की अगर प्रमुख रंगतों की बात की जाए तो हरी, लाल और बैंगनी, यानी कि नीला भी आ जाता है। तो ये होते हैं प्रकाश की रंगतें, ठीक है। द्वितीयक रंग, अब द्वितीयक रंग जो होते हैं, दो रंगों को मिलाने पे जो रंग हमें प्राप्त हो वही द्वितीयक रंग हो जाता है। जैसे नीला से लाल और नीले को मिलाने पे बैंगनी बनता है, लाल पीला नारंगी बन जाता है, नीला और पीला हरा बन जाता है, ठीक है। तीसरी जो आता है वो है पूरक और विरोधी वर्ण। तो ये क्या होते हैं? दो मुख्य रंगों को मिलाने पर जो मुख्य रंग और आपका द्वितीय रंग, इनको मिला करके जो रंग बनता है वही पूरक रंग हो जाता है। पूरक रंग क्या होता है? विरोधी, ठीक है। इसको विरोधी रंग भी कहते हैं। विरोधी रंग क्या होते हैं? तो उनके लिए तो सबसे पहले तो हम एक बना लेते हैं। जैसे ये ट्रायंगल बना लिया, इसमें आप लाल रंग बना लीजिए, नीला बन जाएगा और यहाँ पर पीला, ठीक है। तो लाल और नीला को बनाते हैं तो बन जाता है हमारा बैंगनी रंग, और फिर नीला और पीला को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा हरा, ठीक है। और फिर इधर इन दोनों को मिलाते हैं तो ये बन जाएगा हमारा नारंगी कलर, ठीक है। अब ये जो आमने सामने के चक्र होते हैं उनके वही कलर हमारे विरोधी हो जाते हैं। जैसे लाल के सामने बिल्कुल ही चक्र पड़ गया आपका हरा, तो ये होता है इस लाल का विरोधी हरा, ठीक है। और फिर पीले के जो सामने इचक जा रहा है हमारा, तो पीले का विरोधी हो जाएगा बैंगनी, और नीले के सामने जो जा रहा है नारंगी, तो नीले का विरोधी कलर नारंगी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और अब हम कुछ प्रभाव देख लेते हैं। जैसे हर कलर अपना एक प्रभाव छोड़ता है। जैसे सबसे पहले तो लाल रंग को देख लीजिए। जो लाल रंग है वो सर्वाधिक उत्तेजक रंग होता है, ठीक है। आकर्षण रंग होता है, ठीक, सक्रिय और आक्रामक। स्त्रियों में सबसे लोकप्रिय रंग जो है वो लाल रंग ही होता है। और इसमें उल्लास, राष्ट्र प्रेम, युद्ध, भय, शंका, क्रोध, कामुकता आदि का यहाँ पे अपना प्रभाव दिखाता है। और ये सबसे ज़्यादा रंग गर्म भी है। कभी कभी आपको पूछा भी जाता है कि सबसे ज़्यादा गर्म रंग कौन सा है, तो ये आपका लाल हो जाएगा। फिर पीले रंग की बात कर लेते हैं। तो पीला रंग जो है वो प्रसन्नता, गर्व, प्रफुल्लता, समीपता आदि को दर्शाता है। ये भी एक रंग जो है वो गर्म है, ठीक है। इसमें गर्म रंग का ही प्रभाव भी है। फिर आता है नीला रंग। नीला रंग जो है वो शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद, रात्रि और रात्रि आकाश, निराशा, दुख, मलिनता, दूरी, मानसिक अवसाद और स्थिरता और दृढ़ता, इनको दर्शाता है। सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट आपका हो जाएगा शीतलता, स्थिरता और दृढ़ता, ठीक है। तो इसमें दर्शाता है। हरा रंग जो है वो ताजगी, स्थिरता, वसंत, प्रजनन, मनोहरता, विश्राम, सुरक्षा और प्रफुल्लता, प्रचुरता, ईर्ष्या और अस्वस्थता, तो इन सब का प्रतीक है, ठीक है। और ये एक शीतल वर्ण है, ठंडा रंग है। फिर आता है नारंगी रंग, जो कि ज्ञान, वीरता, प्रेरणा, लपट आदि का प्रतीक है। ज्ञान का प्रतीक इम्पॉर्टेंट है ये आपका। फिर बैंगनी रंग। बैंगनी रंग जो है वो राजसी का दर्शाता है, ठीक है। सम्मान, रहस्य, वैभव, प्रभावशीलता, श्रेष्ठता आदि का प्रतीक है, जो कि एक शीतल वर्ण है। और श्वेत रंग, ये सबसे अच्छा कलर है जो कि शांति का प्रतीक है, ठीक है। प्रकाश युक्त होता है, हल्का रंग है ये, ठीक है। और ये ठंडे रंग में भी आता है। फिर आता है श्याम रंग, जो कि प्रकाशहीन, उत्तेजनाहीन, दुख, मृत्यु, पाप, अवसाद, अंधेरा, भय, बुराई, इन सबको दर्शाता है। श्याम को ही हम काला कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, जो कि भय, पाप और मृत्यु का प्रतीक है। नेक्स्ट है वर्ण नियोजन। अब जो वर्ण नियोजन है ये क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में भी देख लीजिए कि वर्ण शून्यता, ये बहुत बार पूछा गया है आपका पहले क्वेश्चन कि वर्ण शून्यता क्या है। तो केवल हम जब वाइट और ब्लैक का प्रयोग करते हैं तब ही
वर्णी शून्यता होती है, जिसमें हम सफ़ेद और काले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, श्वेत और श्याम का। अगला है एक वर्णीय। इनमें क्या होता है कि एक ही रंग जो होता है, किसी भी एक रंगत में सफ़ेद या काले के मिश्रण से जो तान प्रयोग होते हैं उनको ही हम एक वर्णीय कहते हैं। ठीक है, अगला है बहुवर्णीय। बहुवर्णीय जो होता है ये एक रंग नियोजन कलाकार की परिपक्वता व अनुभव पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से उसको प्रयोग कर रहा है। ठीक है, अधिक रंगतों का प्रयोग करता है। फिर हमारा आता है पूरक रंग। तो पूरक रंग अभी हमने आपको बताए ही थे। ठीक है, जो कि वर्ण चक्र में एक दूसरे के आमने सामने पड़ते हैं, वही पूरक रंग कहलाते हैं। जैसे लाल का पूरक हरा हो जाएगा, नीले का नारंगी और पीले का बैगनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स में। अगला है हमारा पॉइंट यहाँ पर कि तान। अब तान क्या है, ये 4 नंबर आपका कला का तत्व है। ठीक है, सभी को ध्यान से देखते रहिएगा, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए कि तान किसे कहते हैं। तो रंग के हल्के व गहरे बलों में जो प्रकाश की मात्रा होती है उसे ही हम तान कहते हैं। इस प्रकार जो तान और बल मान जो है इसका एक दूसरे से संबंधित होता है। प्रकाश से वस्तुओं के आकार का रूप प्रभावित होता है। वस्तुएं सपाट भी दिख सकती हैं, तो इसको ही हम तान कहते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट है फर्स्ट वाली लाइन, जिसको आप ध्यान रखिएगा कि रंग के हल्के व गहरे बलों से में जो प्रकाश की मात्रा है वही तान है। ठीक है, फिर है तान के प्रकार। तान को 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग कौन कौन से? छाया, मध्यम और प्रकाश। ठीक है, तो इन रूपों में बांटा गया है तान को। अब अगला है कि तान का महत्व क्या है। तो तान का जो महत्व है, तान के भावात्मक और बौद्धिक प्रभाव भी होते हैं। कम या अधिक प्रकाश हमारे मनोविकारों को जगाता है। प्रकाश से वस्तुओं को अभिज्ञान होता है। ठीक है, प्रकाश से ही हमें पता चलता है कि कौन सी वस्तु किस कलर की है। ठीक है, प्रकाश हमें उत्तेजित करता है। शांत का वातावरण हमारे मन को शांति प्रदान करता है। इसके द्वारा ही वस्तु का हम वास्तविक आकार और आयतन भी इसका भी आभास होता है हमको। ठीक है, तान के द्वारा ही वस्तु की तान का प्रभाव आधी आंखें बंद करके अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि इससे अनावश्यक जो विवरण है वो छिप जाते हैं। तान का उचित अध्ययन हो पाता है। द्विआयामी पर त्रिआयामी प्रभाव भी इसके द्वारा दिखाया जा सकता है, जिसमें क्षय वृद्धि का प्रयोग होता है। ठीक है, इसकी सहायता से हम त्रिआयामी देख सकते हैं प्रभाव। अगला है पॉइंट हमारा कि पोत। ठीक है, 5वां नंबर हमारा जो तत्व है वो है पोत। अब ये पोत क्या होता है इसके बारे में भी जान लीजिए कि प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ वस्तु का धरातल कई प्रकार के होते हैं, जैसे चिकने, खुरदरे, फिसलने वाले। इन्हीं अनुभूतियों को उस तरह अथवा धरातल का गुण ही पोत कहलाता है। तो धरातल का गुण क्या है? पोत। ये इम्पॉर्टेंट है। अतः किसी भी वस्तु का धरातल का गुण ही पोत कहलाता है, जिस पे हम चित्रांकन करते हैं। कला में यह कलाकृति की सतह ही जो गुण है वही पोत है। कला के जो तत्व होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पोत। इसके द्वारा जो कलाकार होता है वो अपनी कुशलता को दिखाता है। ठीक है, हर पदार्थ में अपने गुण होते हैं। जैसे पत्थर जो है वो कठोर होता है, ठीक है, ठोस होता है, और नर्म जो होती पनीर जैसे होती बिल्कुल ही सॉफ्ट होती है। ठीक है, चित्रकार द्विआयामी धरातल पर जैसे भित्ति, कपड़ा, ताड़पत्र, कागज़, अन्य धरातलों पर भी चित्रांकन करता है। ठीक है, हालांकि जो उसका गुण चित्र में नहीं अगर आ सकता, परंतु रंग भर करके हम त्रिआयामी प्रभाव भी दिखा सकते हैं उसमें। ठीक है, और जो पोत है इसका वर्गीकरण भी किया गया है। तो पहला जो है वो है प्राप्त, दूसरा है सृजित। ठीक है, तो जो प्राप्त होता है इसमें वस्तु या पदार्थ की मूलभूत संरचना, जिसे हम देख करके या छू करके अनुभव कर सकते हैं। तो प्राप्त पोत के बारे में ये ध्यान रखिएगा, पूछा भी जा सकता है कि छू करके हम जिस धरातल को अनुभव करते हैं उसे ही पोत कहते हैं। बट ये किसके अंतर्गत आता है? प्राप्त पोत के अंतर्गत। ठीक है, जैसे ये सब छाया मध्यम प्रकाश बने हुए हैं। ठीक है, जो आपका इसमें छाया दिखाया जा रहा है, इसमें मध्यम में बीच का है और इसमें प्रकाश का अनुभव हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कागज़, लकड़ी, कैनवास आदि जो हैं इसी वर्ग में आते हैं, यानी कि पोत के अंतर्गत, इसी अप्राप्त पोत के अंतर्गत। फिर उसी सतह का हम जो कहते हैं वही हमारा प्राप्त पोत हो जाता है, जिसमें कागज़ दानेदार और या चिकना कागज़ होता है, कैनवास की बनावट, दीवार का खुरदरापन या चिकना होना,
यही पोत के अंतर्गत आता है, जो कि प्राप्त पोत के। अब सृजित के बारे में देख लीजिए, जिसमें क्या होता है, यह भी एक पोत का प्रकार है। चित्रतल पर सृजित किए जाते हैं प्राकृतिक वस्तुओं को जो होते हैं पोत को वैसे ही बनाए जाते हैं जिस तरीके से आपने ऊपर देखा था। कलाकार अपनी आवश्यकता के अनुसार ब्रश, चाकू, रोलर, कपड़े आदि का प्रयोग करके मोटे या पतले जैसे भी वो चाहे उसका प्रयोग करके रंगों को लगाता है। अनुगत पोत के द्वारा द्विआयामी धरातल पर हम त्रिआयामी प्रभाव भी दिखाते हैं। ठीक है, अभी आपने ऊपर देखा था कि वो जो प्राप्त पोत था वो हमारा द्विआयामी था। अब सृजित की बात की जा रही है तो त्रिआयामी प्रभाव यहाँ पे दिखाया जा सकता है। ठीक है, इसके माध्यम से अब अगला जो हमारा लास्ट का आज का तत्व है वो है अंतराल। ठीक है, ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम इसके अलावा अगर हमारे पास धरातल ही ना हो, अंतराल ना हो, तो हम चित्र भी नहीं कर सकते हैं। जिस धरातल या भूमि पर हम चित्र का निर्माण करते हैं, ठीक है, वह द्विआयामी चित्रभूमि ही चित्र का अंतराल होता है। और कला में चित्रभूमि का एक ऐसा तत्व है जिसकी बिना हम चित्रांकन करना मतलब असंभव है कहा जाता है। ठीक है, कला में यह चित्रभूमि एक तत्व है जिससे आकृतियों की बनावट तथा स्थिति का ज्ञान होता है। ठीक है, अंतराल के द्वारा ही प्रमाण की सृष्टि होती है, रूपों की परस्पर संतुलन होता है और भाव का संचार होता है। इसके माध्यम से कलाकार के लिए पहली समस्या खाली चित्रभूमि पर अंकन करने से आती है कि उस पर क्या बनाना है। ठीक है, चित्रफलक के कितने भाग हैं करने चाहिए उसको और क्या आकृति बनानी चाहिए। ठीक है, ये इसके लिए सबसे पहले सोचना पड़ता है। रिक्त स्थान जो होता है, रिक्त चित्रभूमि जो होती है सभी संभावनाओं के लिए खुली हुई होती है। एक बिंदु या रेखा का अंकन करते हैं तो अंतराल में जो क्रिया होती है या प्रतिक्रिया होती है संघर्ष प्रभाव हो जाता है। ठीक है, फिर चित्रभूमि में कुछ भागों या अनुपातों में बांटा जाता है उसको, फिर अच्छे से उस पर चित्रांकन किया जाता है। ठीक है, अब अंतराल जो है ये 2 प्रकार से विभाजित भी किया गया है, समविभक्ति और असम विभक्ति। तो असम विभक्ति में क्या होता है, रेखाओं के द्वारा हम चित्रभूमि को इस प्रकार विभक्त करते हैं, दायां और बायां, ऊपर नीचे, तो इसके तल के आधार पर हम इसको बांट लेते हैं। ठीक है, अगला है असम विभक्ति, जिसमें हम चित्र के जो गति है या तनाव उत्पन्न होता है इसमें। ठीक है, विभाजन उपयुक्त होता है इसमें, जैसा इधर दिखता है वैसी ही दूसरी तरफ जो स्थिति है वो नहीं दिखती है, बल्कि कलाकार अपने स्वतंत्र रूप से चित्रांकन करता है इसमें। ठीक है, अंतराल एवं रूप की व्यवस्था आप देख लीजिए, जिसमें चित्रभूमि प्रायः ऊर्ध्व आयताकार, क्षैतिज आयताकार, वर्गाकार होती है। ठीक है, अगला है इसमें सम्मात्रिक कि इसमें जो होती है मर्द ऊर्ध्व रेखा जो होती है मध्य ऊर्ध्व। ठीक है, दोनों समान संयोजन होता है इनमें। और पिरामिडीय जो होते हैं इस पद्धति में ऊर्ध्व मध्य के आधार पर चौड़ा और शीर्ष की ओर नुकीला संयोजन किया जाता है। ऊर्ध्व जो होते हैं मध्य ऊर्ध्व रेखा के दोनों और स्तंभ के समान लंबाई की आकृति संरचना पद्धति का प्रयोग होता है। विकिरणित होता है कि केंद्र के चारों ओर आभा विकर्ण करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग से देख लीजिए। ठीक है, जो कि आपने ऊपर पढ़े हुए हैं कि किसी भी समतल धरातल पर रेखाओं और रंगों के द्वारा लंबाई, चौड़ाई, गोलाई, ऊंचाई जो भी है उस द्वारा जो हम अंकन करते हैं उसे ही हम चित्रकला कहते हैं। इसके 6 तत्व होते हैं, रेखा, रूप, वर्ण, तानपोत, अंतराल। अबाध गति से जो बिंदुओं के द्वारा अंकित की जाती है वो रेखा होती है। किसी भी वस्तु एवं पुंज की आकृति को ही हम रूप कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे पॉइंट, एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, अंतराल के किसी भी भाग के चारों ओर से घेरती है। ठीक है, फिर है 5 नंबर पॉइंट कि वर्ण प्रकाश का गुण है। इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, बल्कि अक्षपटल द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला प्रभाव होता है। लाल, पीला, नीला प्राथमिक वर्ण है। ठीक है, हल्के रंग के जो हल्के और गहरेपन का होता है वो प्रकाश का तान कहलाता है। ठीक है, किसी भी वस्तु के धरातल का गुण ही पोत होता है। किसी धरातल पर जिस धरातल या भूमि पर हम चित्र का निर्माण करते हैं वह द्विआयामी भूमि ही चित्र का अंतराल होता है। तो ये हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुके हैं, जिसमें आपके कला के 6 तत्व थे, उनके बारे में हमने सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा करे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। ठीक है, और सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर
आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं। और अगले वीडियो के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको MCQs बेस पर इन पे क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। और जो जैसा भी आपको वीडियो लगता है उसका फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाला करिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।